शून्य कोटि अभिक्रिया, हमारी हेडिंग है, पॉइंट है शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे हम। तो देखो सपोज हम ये कह रहे हैं, सबसे पहले डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे, वह अभिक्रिया जिसका वेग नियत होता है या जिसका वेग समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। या हम दूसरा क्या कह सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारक की सांद्रता की घात शून्य होती है उसे भी क्या कहेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं, सपोज ये कोई रिएक्शन है R2P, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है कोई रिएक्शन में और ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो इसके लिए वेग क्या हो जाएगा, वेग इज इक्वल टू वेग स्थिरांक के R की सांद्रता। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसकी कोटि शून्य दिखानी है तो पावर शून्य कर देंगे हम। ठीक है, अब देखो दूसरा, इसको रस समीकरण के अकॉर्डिंग देखें तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस d/dt R की सांद्रता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K R की पावर 0। ठीक है, या मैं क्या करूं, ये R की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो माइनस चिन्ह है इसको सामने की तरफ ले जाएं तो हम क्या लिख देंगे, d/dt R की सांद्रता इज इक्वल टू माइनस K। अब ऐसा क्यों लिखा हमने माइनस K, तो हम यहाँ साइड में बताएंगे, इसको समीकरण 1 कह दिया और साइड में हम लिखेंगे चूंकि R की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो K इंटू 1 कर दिया तो ये आ जाएगा और इसे ही हम क्या कहते हैं, अवकलित वेग समीकरण। प्रथम जो रिएक्ट आया है हमारे पास, इसको अवकलित वेग समीकरण भी कहते हैं। तो आपसे कहा जाए कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण बताइए, तो ये होगा d/dt R की सांद्रता इज इक्वल टू माइनस K, अवकलित वेग समीकरण है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इस dt को मैं सामने की तरफ ले जाऊं K के साथ गुणज में, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, d R की सांद्रता इज इक्वल टू माइनस K इंटू dt। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ये जो समीकरण 2 हमारे पास आया है इसका हमें समाकलन करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 का समाकलन करने पर। तो देखो समीकरण 2 का जब समाकलन करेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, d R की सांद्रता इंटीग्रेशन का चिन्ह इज इक्वल टू माइनस के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dt ये होगा। अब देखो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, d इंटू R की सांद्रता का R की सांद्रता इज इक्वल टू माइनस K और dt का क्या हो जाएगा, t प्लस C। यहां पर मैंने इसको दे दिया समीकरण 3 और यहां पर हम बताएंगे साइड में C इज इक्वल टू समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक यानी C क्या है आपके पास, एक समाकलन स्थिरांक आया है। अब देखो यहां पर हम क्या करें, यहां इस समीकरण 3 के C का मान निकालें तो हम कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ t इज इक्वल टू 0 और R की जो सांद्रता है इसकी जगह हमें रखना है R0, जो कि प्रारंभिक सांद्रता है R0 और R अंतिम होती है। तो ये दोनों चेंज करें समीकरण 3 के अंदर, तो देखो R की जगह तो हम लिखेंगे R0 इज इक्वल टू माइनस K, देखो माइनस K इंटू 0, माइनस K इंटू 0 प्लस C, तो ये राशि 0 हो जाएगी तो क्या बचेगा हमारे पास, R की सांद्रता इज इक्वल टू C। तो इसको मैंने कह दिया समीकरण 4। तो C का मान आ गया। तो
तो समीकरण 4 से 3 में c का मान रखेंगे, किस में रखेंगे? 4 से 3 में। तो देखो 4 से 3 में जब c का मान रखेंगे तो क्या समीकरण बनेगी? r की सांद्रता इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी, और प्लस जो c लिखा है c की जगह ये रखेंगे r नॉट, तो हम लिखेंगे प्लस r नॉट। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 5। और इसे हम क्या कहते हैं? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या आ गया आपके पास? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्रकार का सरल रेखा समीकरण आ गया। सरल रेखा समीकरण, यानी कि ये एक सरल रेखा को प्रदर्शित करने वाला समीकरण है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ये सी आ गया, ठीक है, इस तरह का। तो देखो इसके लिए जो ग्राफ आता है किस किस के बीच खींचेंगे? r और t के बीच। तो इधर मैं लिख देता हूं r, और इधर की तरफ क्या आएगा? t आएगा। तो यहां पर इसके लिए जो ग्राफ है कुछ इस तरह से प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ इंटरसेप्ट बचा है अंतःखंड, ये क्या हो जाएगा? r नॉट, और इस स्लोप का ढाल क्या होगा? स्लोप का ढाल आपका हो जाएगा k, माइनस k हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का k। तो देखो r और t के बीच खींचा है ग्राफ, माइनस k इसका स्लोप हो गया, और r नॉट क्या हो गया? इस जो ग्राफ है r और t के बीच इसका अंतःखंड हो गया। r जो है क्या है आपका? अंतःखंड, अंतःखंड हो गया। ये क्या हो गया? अंतःखंड, जिसको इंटरसेप्ट भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो समीकरण हमने लिखी है इसमें हम क्या करें? ये तो ग्राफ हो गया आपका, ठीक है। ये अब यहाँ पर क्या है? चलो मैं इसको इधर से हटा देता हूँ, इसको यहाँ से आगे मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस KT को हम बराबर के इधर लेके आए और इस R को बराबर के दूसरी साइड लेके जाएं, तो हमारे पास क्या बनता है? K इंटू टी इज इक्वल टू R नॉट माइनस R, यानी R की सांद्रता, या मैं T को अपॉन में भेजूं तो हमारे पास क्या सूत्र बन जाएगा? K इज इक्वल टू R नॉट माइनस R अपॉन T। क्या बन गया? T। और ये क्या है आपका? समाकलित वेग समीकरण है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। क्या आ गया? इसको मैं देता देता हूं इक्वेशन नंबर 6, और यही क्या है हमारा? समाकलित वेग समीकरण, ठीक है। तो समीकरण 6 हमारे पास क्या आ गया? समाकलित वेग समीकरण आ गया शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, ठीक है। अब इसको हम एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, देखो कैसे। यहां पर यदि मैं कंडीशन लगाऊं, इफ R नॉट प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता इज इक्वल टू x, ये रखें, तो समीकरण 6 क्या हो जाएगा हमारे पास? K इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। तो ये भी आपका क्या है? समाकलित वेग समीकरण ही कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, और जो पहला समीकरण था वो आपका अवकलित वेग समीकरण कहलाता है। ये ग्राफीय निरूपण हो गया शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, ठीक है भाई।